नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ा ठोस व विलयन के अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स किसकी दृष्टि से? बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। छात्रों, अब इस कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं वैद्युत रसायन के अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की। छात्रों, बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मैं सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो वैद्युत रसायन में आते हैं, आज सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो आप निश्चित तौर पर आप बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए छात्रों, शुरुआत करते हैं किन किन प्रकार के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। मैंने लिख के रखा है छात्रों, देखिए इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। छात्रों, जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल आपके सामने दिया है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। एक सेल अभिक्रिया दी हुई है और इसमें दिए हुए हैं E0 Zn2 प्लस Zn का वैल्यू दिया हुआ है और सिल्वर के परपेच में भी वैल्यू दी हुई है। छात्रों, तो ऐसे प्रश्नों को क्या हल करना, ये बहुत सिंपल प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें एक सूत्र लगाना होता है, ई सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस सेल का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात नर्नेस्ट इक्वेशन से संबंधित भी सवाल कुछ आते हैं, कोलराउस नियम से संबंधित सवाल आते हैं, विद्युत चालकता से संबंधित कुछ सवाल आते हैं। हम सभी प्रकार के सवालों को छात्रों इसमें डिस्कस करेंगे और आपकी सभी प्रकार की समस्याएं इस चैप्टर से संबंधित समाप्त कर देंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ छात्रों, शुरुआत करते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप किस तरह से हल करेंगे? तो आप छात्रों जब आप हल करेंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आप प्रश्न संख्या डाल करके हल लिखेंगे और क्या कह रहा है प्रश्न हम उसकी पहले सुनेंगे। अर्थात हम पहले लिख लेंगे प्रश्नानुसार। हमने सदैव कहा था कि लिखने का यही तरीका होता है, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है हम पहले उसकी सुनते हैं। प्रश्न में एक सेल अभिक्रिया दी हुई है और मानक अपचयन विभव जिंक के परपेच में और सिल्वर के परपेच में मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं। तो प्रश्नानुसार सेल अभिक्रिया क्या है, पहले हम लिखेंगे सेल अभिक्रिया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जब आप हल करोगे तो कैसे लिखना है तो प्रश्न में दिया होगा, हल करोगे तो इस तरीके लिखोगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया को आप लिखेंगे पहले। तो क्या है सेल अभिक्रिया? सेल अभिक्रिया को लिख लेते हैं पहले। Zn S माने होता है सॉलिड, ब्रैकेट में जो सॉलिड लिखा जाता है S वो मतलब होता है सॉलिड अवस्था में है। 2Ag ब्रैकेट में यहाँ एक क्यू लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है छात्रों एक्वस। गिवन अवे Zn 2n प्लस ये एक एक्वस लिख दिया गया है, मतलब जलीय। 2Ag इसको ब्रैकेट में S लिख दिया जाता है, इसका मतलब है सॉलिड। ये सॉलिडिफाइड हो जा रहा है, मतलब ऐसी क्रिया दी हुई है। और यहाँ पर आपके अपचयन विभव दिए हुए हैं। छात्रों ध्यान दीजिए, अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक Zn2 प्लस में। सिल्वर का अपचयन हो रहा है। छात्रों यहाँ पर सिल्वर का अपचयन हो रहा है, सिल्वर Ag+1 से Ag में जा रहा है। तो अर्थात अगर आप इन तरीके देखा जाए तो जिंक जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ये एनोड की तरह कार्य करेगा। ये अपचयन जो है मानक अपचयन विभव एनोड का है और यह मानक अपचयन विभव कैथोड का है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे EZn2 प्लस 2 Zn। ये किसका है छात्रों? एनोड, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये एनोड का हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में एनोड बराबर -0.76V 0.76V। और अब बात कर लेते हैं सिल्वर के परिप्रेक्ष्य में क्या है। छात्रों ध्यान रखिए, जो भी IUPAC रिकमेंडेशन है, मानक अब जितने भी विभव हैं वो सभी मानक अपचयन विभव में ही लिखे जाते हैं, ऑक्सीकरण विभव में नहीं लिखे जाते हैं। सिर्फ अमेरिकन पद्धति में ऑक्सीकरण विभव में लिखे जाते हैं, बाकी सभी पद्धतियों में मानक अपचयन देखते, इसलिए Zn to Zn को लिखा गया है, Ag to Ag में लिखा जाता है, ये माने अपचयन की तरफ लिखे जाते हैं सभी। ठीक, तो Ag, अब ये है क्या, अपचयन हो रहा है तो अपचयन किस पर होता है? किस पर अपचयन होता है? कैथोड पर होता है छात्रों, कैथोड। ये तो कैथोड का है तो इसका मान वहाँ पर दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट, ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? विद्युत वाहक बल निकालना है, यानी ई शेल निकालनी है। E0
ये नॉट में लिख लीजिए छात्रों, क्योंकि ये सभी मानक अपचयन विभव में है, परिप्रेक्ष्य में है, तो ई नॉट में लिख लिया जाएगा। ई नॉट सेल, या हिंदी में लिख लेते हैं छात्रों सेल, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसे कहा जाता है छात्रों, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया प्रश्नानुसार। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे विद्युत वाहक बल के सूत्र से। विद्युत वाहक बल के सूत्र से, सूत्र क्या है छात्रों? ई सेल बराबर, अगर स्टैंडर्ड, क्योंकि अपचयन यहाँ स्टैंडर्ड के परिप्रेक्ष्य में है, स्टैंडर्ड मानक नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब स्टैंडर्ड मानक के, तो हम स्टैंडर्ड मानक के परिप्रेक्ष्य में लिखेंगे। ई सेल नॉट बराबर ई कैथोड, ये सूत्र याद कर लीजिए छात्रों, कैथोड नॉट, अगर स्टैंडर्ड में है तो नॉट लगा लिया जाएगा। ई एनोड नॉट, यानी ई सेल बराबर ई कैथोड, ई माइनस ई एनोड को आप यूज करेंगे। अब इस सेल में यहाँ पर आप मान डाल दीजिए। हम यहाँ पर छात्रों इसको हल कर रहे हैं। इसके पश्चात मान डाल दीजिए, तो ई सेल का मान आ जाएगा छात्रों, ई सेल नॉट बराबर, ये हमको निकालना था, तो यहाँ पर डाल दीजिए कैथोड का मान तुम्हारा कौन है, ये वाला कैथोड है, तो 0.80 माइनस, और माइनस में तुम्हारा ये है जो एनोड का मान है 0.76, ठीक, ये मान है छात्रों। जब आप डाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। आप इसको आप जोड़ लेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा, और 8 7 15, यानी 1.5 वोल्ट। अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, या अतः लिख सकते हैं, अतः सेल का विद्युत वाहक बल 1.56 वोल्ट है। छात्रों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर सभी अपचयन भी हो, मानक अपचयन भी हो दिया, क्योंकि नाट लगा हुआ है। अगर नाट नहीं लगा होता है तो आप यहाँ सेल, ई सूत्र क्या हो जाएगा, ई नाट हट जाएगा सबके, तो ई सेल माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा उस परिप्रेक्ष्य में। अगर ये मानक अपचयन भी हो तो यहाँ पर ई नाट लग जाएगा सब में। तो इसका मतलब है ये जो हम विभव निकाले हैं, ये मानक सेल का मानक विद्युत वाहक बल है, या मानक अपचयन विभव है, ये मानक विभव है सेल का पूरा, ठीक छात्रों। तो इस तरीके सवाल आते हैं, और बहुत सिंपल सवाल है। आप इस सूत्र को याद करिएगा, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये याद रख लीजिए। इस तरीके से आराम से सवाल लगा लोगे। बस इतना ध्यान होना चाहिए कि एनोड कौन होता है, कैथोड हो। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वो एनोड है, और जिसका अपचयन हो रहा हो, जैसे सिल्वर का अपचयन हो रहा है तो वो कैथोड है। तो अपचयन इस पर होता है, कैथोड पर, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। तो ये चीज़ अगर आप जान जाओगे तो कौन कैथोड है कौन एनोड है जान जाओगे। इस तरीके से आराम से ऐसे सवाल आप लगा सकते हैं छात्रों। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरे प्रकार के सवाल। देखिए छात्रों, अब नर्नेस्ट इक्वेशन से बात, ये स्टैंडर्ड अपचयन जो होता है वो 1 मोलर पर होता है, यानी 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए प्लस 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन अगर सांद्रता वेरिएशन हो जाए, कुछ इक्वेशंस ऐसे भी दे दी जाती हैं जिसमें यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा सांद्रता कुछ 1 मोल से डिफरेंट होगी, तो ऐसी इक्वेशनों का सेल निकालने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम उस प्रकार के सवालों को हम लगाते हैं, इसे मिटाते हैं, उस सवाल को, उस प्रकार के प्रश्न लिखते हैं, और वो भी लगा के जाइए छात्रों, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले पेपरों में इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं छात्रों। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं, आगे चलते। हाँ छात्रों, अब चलते हैं दूसरे प्रकार के न्यूमेरिकल की। जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न वैसे ही है, लेकिन अंतर है थोड़ा। अगर किसी अभिक्रिया में सांद्रता दे दी गई, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट में सांद्रता दी गई है 0.1 मोल, अगर सांद्रता 1 मोल दी जाए तो वैसे ही फार्मूला प्रयोग करेंगे जो पिछली बार फार्मूला किया है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर 1 मोल से डिफरेंट कंसंट्रेशन है, 1 मोल यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन से डिफरेंट मोल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो आप ऐसी अभिक्रियाओं के लिए विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। और नर्नेस्ट इक्वेशन विभिन्न टेम्परेचर रेंज में और विभिन्न सांद्रताओं में किसी भी अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए ही बनाई गई है छात्रों। तो चलिए अब जब बात करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे।
आप अपने वहाँ पर स्वाभाविक प्रश्न के अनुसार हल करेंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार। नॉर्डनेस्ट इक्वेशन तभी यूज की जाएगी छात्रों जब सेल का में दिए हुए मानकों का कंसंट्रेशन 1 मोल से डिफरेंट होगा, यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन से डिफरेंट कंसंट्रेशन अगर है तभी आप प्रयोग करेंगे। अगर ब्रैकेट में 1 मोल दिया हुआ है तो आप नॉर्डनेस्ट इक्वेशन के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो वही फार्मूला का प्रयोग करने की जरूरत है जो अभी हमने बताया था, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला। लेकिन अगर डिफरेंट दिया है तब नॉर्डनेस्ट इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं इसको, कैसे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, अब आप जब हल करेंगे तो वहां पर भी इसको लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या है? शेल। सेल क्या है? दी गई सेल लिख सकते हैं, यहां पर दी गई सेल। पहले हम सेल लिखेंगे, जो ये सेल दी हुई है Ni2 प्लस कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल Ag प्लस इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल टू Ag। ये दी हुई है छात्रों। जहां पर ये मान भी लिख लीजिए। ई देखिए हमने तुमको अभी बताया था कि अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण होने वाली अभिक्रियाओं का जो होता है वो क्या होता है? वो एनोड पर होती है, अपचयन कैथोड पर होती हैं। तो देखिए Ni2 में जा रहा है तो Ni वाली क्या हो जाएगी? एनोड होगी। और यहाँ सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कैथोड होगा, अर्थात ये एनोड होगा, ये कैथोड। इसका मतलब है कि ये एनोड का अपचयन है विभव है और ये कैथोड का अपचयन विभव है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं छात्रों Ni2 प्लस 2 Ni, ये क्या है छात्रों? एनोड है तुम्हारा, एनोड का अपचयन विभव है 0-0.25 वोल्ट। और हम इसको लिख देते हैं EAG प्लस 2AG नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड ये कैथोड है। जान लेना चाहिए कैथोड क्या होता है, तो वो चीज़ प्लस 0.8 जिस पर अपचयन हो कैथोड है, जिस पर ऑक्सीकरण हो वो एनोड होता है V। हाँ छात्रों, और इसमें हमको निकालना क्या है? विद्युत वाहक बल, यानी ई सेल हमको निकालना है। ई सेल हमको यानी EMF हमको निकालना है। इन सांद्रताओं के आधार पर हमको विद्युत वाहक बल निकालना है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं दी गई। अब ये सेल अभिक्रिया को हम सेल अभिक्रिया के पर्पज में लिख लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? उपरोक्त सेल की सेल अभिक्रिया उपरोक्त सेल की सेल अभिक्रिया क्या है छात्रों? चलिए यहीं पर देख लेते हैं। Ni2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, Ni2 प्लस में जिंक आयन सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है, देखिए आप ऐसे लिख सकते हो, पहले इक्वेशन बना लो इस तरीके से समझने की तरफ पर। Ni2 प्लस में जा रहा है और जिंक उसमें जा रहा है। इसका मतलब जिंक बता रहे हैं, बार बार निकल जा रहा है। सिल्वर 2Ag प्लस ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2Ag में, Ag आयन Ag में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हो रही है। ये सेल अभिक्रिया है छात्रों, ठीक समझ में कि नहीं? यानी Ni आयन में कन्वर्ट हो, निकल आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है और सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये तुम्हारी एक सेल अभिक्रिया हो रही है। अब इस सेल अभिक्रिया में नॉर्डनेस्ट समीकरण का प्रयोग करेंगे तब आप ई सेल निकाल पाएंगे। तो नॉर्डनेस्ट समीकरण से नॉर्डनेस्ट समीकरण से तो नॉर्डनेस्ट समीकरण यहीं पर लिख देते हैं। उसके बाद हम उधर हल करेंगे छात्रों। नॉर्डनेस्ट समीकरण क्या होता है छात्रों? ई सेल नॉट मतलब है स्टैंडर्ड मानक माइनस 0.0591/n है और लॉग
इस पर्पज में प्रोडक्ट ये है और ये रिएक्टेंट है, यानी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। Na2+ का कंसंट्रेशन बटे Ag, छात्रों यहाँ पर 2 स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2Ag है, इसलिए Ag तुम्हारा स्क्वायर में हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा छात्रों। अब इस सूत्र के माध्यम से हम इधर कैलकुलेट कर लेंगे, इसको निकाल लेते हैं। आ जाइए, ई सेल बराबर हमको यही ई सेल निकालना है, EMF निकालना है। तो ई कैथोड ई नॉट लिखा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माने इन दोनों को वैल्यू से निकाल लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा छात्रों, इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं ई कैथोड, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं, माइनस ई एनोड, ई नॉट एनोड, ये टूट जाएगा ये वाला, ये मान हम जो बता रहे हैं छात्रों। फिर आगे माइनस 0.0591 बटे एन, अभी एन का मान भी बता देंगे, लॉग एन का मान छात्रों हम डाल ही देते हैं यहाँ पर। एन का मान है 2, क्या है एन? एन इसमें भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि देखिए 2 आयन, ये इलेक्ट्रॉन 2 आयन इसको दे रहा है, तो ये इसमें रिड्यूस हो जा रहा है। तो यहाँ एन का मान तुम्हारा है 2 है। तो लॉग अब जब डालोगे तो जिंक का कंसंट्रेशन जो है कितना दिया है, ये देखो दिया है, ये सब दिए हुए हैं, ये जिंक बता रहे हैं Na का कंसंट्रेशन। तो Na का कंसंट्रेशन है 0.1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी मान डाल सकते हैं छात्रों, तो वहाँ से डाल लीजिए मान। ई कैथोड का मान ये दिया हुआ है 0.80। अब माइनस ये भी दिया हुआ, तो ये माइनस में हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं छात्रों, प्लस में कर दे रहे हैं, ठीक। 0.25 बट ब्रैकेट हो जाएगा माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग। अब लॉग ये जब भाग दे दोगे छात्रों तो यहाँ पर 10 आ जाएगा इसका मान, ठीक। तो ये जोड़ लीजिए, तो ये आपका जोड़ जब लोगे तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस, इसको भाग दे दीजिए, हो जाएगा 0.02955 गुणे 1 लिख सकते हो, क्योंकि log 10 बराबर 1 होता है। यहाँ पर छात्रों इसके आगे लिख सकते हो, क्योंकि log 10 बराबर 1 होता है। ये जान लीजिए, ये यहाँ से छात्रों है ये इसका पूरा तरीका, ठीक। तो इसको यहाँ थोड़ा ऐसे करके इस तरीके से कर देते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक छात्रों। तो इस तरीके से निकाल, और एन का मान यहाँ हम ये भी लिख सकते थे छात्रों, एन का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक, लिख सकते थे यहीं पर। अगर हम इसको चाहते हैं तो यहीं पर लिख देते, क्योंकि थोड़ा यहाँ बन नहीं पा रहा है, इसको छात्रों हम यहाँ पर ले जा रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते थे क्योंकि एन बराबर 2 लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो ये यहाँ पर हम लिख सकते थे छात्रों इसको ब्रैकेट में, क्योंकि यहीं पर, तो ये ज़्यादा बेटर हो जाता, ठीक। तो इस तरीके से आप जब हल कर लोगे तो ये मान आपका आ जाएगा 1.05 माइनस 0.02955। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने के पश्चात आपका मान आ जाएगा 1.02045 वोल्ट। अतः उपरोक्त ऐसे लिख सकते हैं, उपरोक्त सेल का विद्युत वाहक बल 1.02045 वोल्ट है। इस तरह के छात्रों इसके प्रश्नों को हम सवाल आराम से हल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, एन जो दी होती है ये एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है, जो सेल में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये उत्पाद का कंसंट्रेशन आयनों की कंसंट्रेशन होता है, ये अभिकारक में आयनों का कंसंट्रेशन होता है। अगर अभिकारक 2 में है तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, 3 होता तो 3 स्क्वायर क्यू में हो जाता है ये। तो इसलिए यहाँ पर लॉग का मान जो दिया है Na2+ बटे Ag+
को ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में बनकर स्क्वायर दिखाएंगे, वही सांद्रता है। वो सांद्रता बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता का मतलब। ठीक छात्रों, तो इस तरीके से आप अच्छे से निश्चित तौर पर आप ऐसे सवालों को लगा लेंगे छात्रों। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेशेंस बना के रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सवालों को। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रकार के सवाल को आप बताते हैं, इसको मिटाते हैं छात्रों। हाँ छात्रों, अब देखिए हम तीसरे प्रकार के प्रश्न न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें गिब्स ऊर्जा का मान निकालने के लिए कहा जाता है। कोई सेल अपक्रिया दी होगी, उसकी गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा। मेरे हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है इस बार ये परीक्षा में आ जाए। छात्रों, जैसे ये प्रश्न दिया है, एक सेल निम्नलिखित अपक्रिया होती है। एक सेल की निम्नलिखित अपक्रिया है, क्या अपक्रिया है? 2Fe3+ + 2I एक्वस कंडीशन मतलब होता है जलीय कंडीशन में है। टू गिवन है 2Ag2+ + I2। आयोडीन मतलब सॉलिडिफाइड हो जा रहा है, आयोडीन प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। इस अभिक्रिया का 298 केल्विन ताप पर इस सेल का यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन के परिप्रेक्ष्य में स्टैंडर्ड सेल का विभव जो है 0.236 वोल्ट है। 0.236 वोल्ट है। सेल की अपक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में, पिछली बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं छात्रों। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, समय बर्बाद नहीं करते हैं, हल करते हैं इसको। आप वही तरीका लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है हम उसकी पहले सुनेंगे। प्रश्नानुसार सेल अपक्रिया क्या है, सेल अपक्रिया क्या है, पहले हम उसको लिखेंगे। सेल अपक्रिया क्या है? 2Fe = 3+ है, 2Fe3+ + 2 आयोडाइड आयन है, ये भी एक्वस कंडीशन में है, जलीय विलयन। और गिवन है 2Fe = 2+ आयन, 2+ आयन प्लस IOT, आयोडीन प्रेसिपिटाइज हो जा रहा है I2 के रूप में। ये अपक्रिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? ई सेल का मान दिया हुआ है। ई सेल नॉट इन स्टैंडर्ड सेल विभव दिया हुआ है 0.236 वोल्ट दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इस अपक्रिया में क्योंकि गिब्स ऊर्जा का मान निकालना है, इस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हो रहा है? ध्यान रखिए, n का मान कितना है छात्रों? ये अपने दो आयोडाइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, 2 इसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, तो ये 2+ में आ जा रहा है। ठीक, दोनों होता तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आयोडीन से फेरिक आयन की तरफ हो रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो? 2 आयनों, 2 इलेक्ट्रॉन ये से दे रहा है, इसलिए 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 2 लिख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रैकेट में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। फैराडे का मान नहीं दिया हुआ, मालूम होना चाहिए छात्रों, इसमें फैराडे का मान डाला जाएगा। फैराडे का मान जो होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। अब हमको निकालना क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा निकालनी है। मानक गिब्स या बोल सकते हैं गिब्स ऊर्जा, यानी डेल्टा G0 हमको निकालनी है। आइए, मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र क्या होता है उसे डालते हैं। मानक यहाँ गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा, कहीं कहीं छात्रों से डेल्टा G0 के नाम से भी इंडिकेट किया गया है, हम डेल्टा G के नाम से ही यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं। इसका सूत्र होता है -NFe0। देखिए, अगर मानक गिब्स ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में है तो नाट लगा देंगे, अगर सिर्फ गिब्स ऊर्जा पूछी जाए तो दोनों जगह नाट हटा देंगे, तो ई सेल का मान हो जाएगा। अगर यहाँ स्टैंडर्ड सेल का मान दिया तो हमने E0 इसलिए लगा दिया है। ठीक छात्रों, तो उपरोक्त सभी मानों को इस सूत्र में रखने पर उपरोक्त सभी मानों को सूत्र में रखने पर चलिए सूत्र में रख लेते हैं छात्रों।
आते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन का मान कितना हुआ है, 2 दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिखा देते हैं 2 गुणे एफ का मान 96,500 कूलाम होता है। ई का मान तुम्हारा जो है वो इसमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.236 वोल्ट। उसको यहाँ वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसको जब आप गुणा कर लोगे छात्रों तो क्या आ जाएगा मान इसका, इसकी गुणा कर लो, पहले इसकी गुणा कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 0 0 5 10 और 6 2 12 13 9 18 19 0.236 45,548 जूल। अगर इसको हम किलो जूल में बदल लेंगे तो छात्रों इसका ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 45.548 किलो जूल। ठीक छात्रों, तो अतः मानक गिब्स ऊर्जा कितनी हुई, अतः सेल की मानक गिब्स ऊर्जा कितनी ही है, -45.548 किलो जूल। ये आंसर छात्रों आ गया। इस आंसर को आप आराम से लिख दोगे और इसको सर्कल में भी ऐसे कर सकते हैं छात्रों। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन प्रकार के न्यूमेरिकल्स को भी लगा लोगे। चलिए अब मिटाते हैं छात्रों। नेक्स्ट प्रकार के न्यूमेरिकल्स बताते हैं किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके पाठ्यक्रम में आते हैं। बने रहिए मेरे साथ छात्रों। चलिए हाँ छात्रों, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रकार के न्यूमेरिकल की तरफ छात्रों। देखिए ये न्यूमेरिकल्स, इस प्रकार के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं छात्रों। ये पिछले बार अंक सुधार परीक्षा में भी आया है इस तरीके से न्यूमेरिकल्स। और इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स क्या है जरा पढ़ते हैं, पहले समझिए इसको। लिखा है 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन भरने पर 520 ओम है तो 0.02 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन की चालकता व मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस प्रति मीटर है, ये दी हुई है। अर्थात हमको इस सांद्रता वाले विलयन की चालकता व मोलर चालकता ज्ञात करनी है। छात्रों थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसको हम आधे इधर करेंगे आधा इधर साइड में करेंगे। तो चलिए हम पहले इस साइड में करते हैं, इस पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं दोनों पार्टों में। पहले हम इधर कर लेते हैं। तो प्रश्नानुसार छात्रों क्या आप पहले लिखेंगे हल के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार इससे लिखते हैं, अच्छा समझ में आएगा छात्रों। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, हम प्रश्न की सुनते हैं। पहले प्रश्न ये कह रहा है कि देखिए ये दोनों सांद्रताएं समान हैं। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। 0.1 मोल प्रति लीटर केसीएल विलयन की सेल चालकता का प्रतिरोध, यानी विलयन की सेल का प्रतिरोध माने R। ठीक छात्रों, प्रतिरोध कैपिटल R कितना है, 100 ओम है, 100 ओम है। ठीक छात्रों, अब इसी सेल पर इसकी देखिए चालकता कितनी दी है, कैप्पा का मान दिया हुआ है, यानी इसी कंसंट्रेशन पर, सेम कंसंट्रेशन पर, यानी यही सेम की चालकता कितनी है, चालकता को कप्पा से इंडिकेट किया जाता है छात्रों, दी हुई है 1.29 सीमेन प्रति मीटर। चलिए एस इंटू मील बटे मील बोलते हैं। अब देखिए जरा, यदि इसी सेल का प्रतिरोध 0.2 ml पर इतना है तो इतने ml की चालकता वो निकालना है। तो पहले अब ये भी लिख लेते हैं। यदि उसने दिया क्या है, यदि
उसी में दिया हुआ है भाई। अगर यदि इतने पर है, यदि उसी सेल पर ये है प्रतिरोध, तो तत्व की मोलरता और चालकता हमको निकालनी ही है। तो यदि 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन का प्रतिरोध, KCl विलयन का प्रतिरोध R का मान कितना दिया हुआ है, 520 ओम दिया हुआ है। 520 ओम, या ये चिन्ह बना सकते हैं छात्रों, 520 ओम दिया हुआ है। हमको निकालना का है 0.2 मोल की चालकता, यानी इसी कंसंट्रेशन का, यानी यही कंसंट्रेशन मोल KCl विलयन की चालकता इसको तो नहीं डीप कर दे ताकि तुम जान जाओ कि यह निकालना क्या है हमको, यानी कि चालकता यानी कपन करना है, और प्लस मोलर प्लस इसी की ही, मतलब इसी विलयन की मोलर चालकता निकालनी है। चालकता इसे निकट कहते हैं कैपिटल लैम्डा m। ये दो चीजें निकालनी है छात्रों। ये प्रश्नानुसार हो गया छात्रों। तो अब हम क्या क्या करना है जानते हैं छात्रों? पहले सेल स्थिरांक निकाल लेंगे, क्योंकि सेल स्थिरांक सबके में समान होता है। तो इस तरीके से, और सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है छात्रों? डालते हैं यहाँ पर सेल स्थिरांक का बराबर, अब तुमको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ छात्रों, सेल स्थिरांक समझ लीजिए यहाँ पर कैसे निकालोगे। सेल स्थिरांक कैपिटल G का मान होता है चालकता गुणे प्रतिरोध, चालकता गुणे प्रतिरोध। अब ये कैसे छात्रों, कैसे याद करोगे इस चीज़ को? इस चीज़ के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिए। यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। जब आप सेल के बारे में वहाँ पढ़ रहे होंगे चालकता के बारे में, अच्छा, तो ये एक सूत्र दिया गया होता है R अनुपाती L/A। जब से आप खोल दोगे तो R बराबर रो L/A हो जाता है। R प्रतिरोध है, ये लंबाई है, ये उसका एरिया है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम, यानी अगर हम इसको, ये पूरा क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक। L/A सेल स्थिरांक कहलाता है छात्रों, ध्यान रखिए। L/A सेल स्थिरांक होता है, और R 1/R कंडक्टेंस कहलाता है, इसे C बोलते हैं। 1/R क्या कहते हैं? C बोलते हैं। और 1/रो इसको कप्पा बोलते हैं, चालकता बोलते हैं, चालकता। ठीक, 1/रो को क्या बोलते हैं? चालकता। अर्थात इसको अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर देखिए जरा, ये तो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, और रो का मतलब चालकता, तो ये उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेल स्थिरांक बराबर, अगर सेल, तो ये यहाँ पर अगर सीधे सीधे हटा दिया जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/रो बराबर कप्पा होता है, तो ये कप्पा हो जाएगा। तो क्या है? कप्पा, अर्थात चालकता गुणे प्रतिरोध बराबर सेल स्थिरांक, वहीं चालकता गुणे प्रतिरोध बराबर सेल स्थिरांक। तो इस फार्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है, एक कॉमन समझाने के लिए हमने इसे किया हुआ है तुमको। ठीक है तो इस तरीके से आप पहले सेल स्थिरांक के लिए चालकता और सांद्रता एक ही कंसंट्रेशन पर, अर्थात इसी 0.1 मोलर पर प्रतिरोध भी दिया हुआ और चालकता दोनों चीज दी हुई है। तो चालकता का मान दिया है 1.29 और प्रतिरोध का मान दिया है 100, तो इसको हो जाएगा 129। और ये अगर देखा जाए तो चालकता तुम्हारी सेल स्थिरांक प्रति मीटर क्यों होता है, तो ये मीटर माइनस इन्वर्स कर सकते हैं, मीटर में ये निकल आएगी छात्रों। तो अब ये तो तुम्हारा निकल आया, हमको अब निकालना क्या है? हमको निकालना है इस सांद्रता की चालकता व मोलर चालकता। तो अब इसके लिए सेल स्थिरांक निकल गया, फिर इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हमको ये चालकता निकली, प्रतिरोध यदि दिया हुआ है तो ये चालकता निकल आएगी आराम से, यही फार्मूले का प्रयोग। पर सेल स्थिरांक तो समान ही रहता है छात्रों। तो इस कंसंट्रेशन पर हम प्रतिरोध दिया हुआ है,
हमको आराम से इसी फार्मूले से चालकता निकाल लेंगे। मोलर चालकता के क्या लिए किया जाएगा अभी चलिए हम बताते हैं। अब आइए इसके आगे छात्रों यहाँ चलिए, अब बने रहिए। तो यहाँ फिर पुनः सेल स्थिरांक बराबर डाल सकते हैं, यानी जी बराबर हम कर सकते हैं, जी बराबर सेल स्थिरांक, ये जी है छात्रों, लिख सकते हैं यहाँ पर सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक चालकता गुणे प्रतिरोध। अब ये किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं छात्रों, ये सेल स्थिरांक और चालकता के परिप्रेक्ष्य में, ये इस मोल पर हम बात कर रहे हैं। कितने मोल पर, 0.02, यहाँ लिखते हैं च्यों कितने मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन पर, सांद्रता पर, ये हमारी इस पर बात हो रही है। तो चालकता हम निकाल लेंगे इससे। चालकता सेल स्थिरांक तुम्हारा वहाँ पर दिया हुआ है 129, यानी हम सीधे लिख सकते हैं चालकता बराबर इसको सेल स्थिरांक क्या है हम भाग दे देंगे, सेल स्थिरांक का मान 129 दिया हुआ है बटे प्रतिरोध तुम्हारा 500, कितना है इसका प्रतिरोध 520 है, 520 है। तो चालकता का मान तुम इसको डिवाइडेड कर दोगे 0.248 सीमेन प्रति मीटर, ये तुम्हारी चालकता निकल आएगी। किस सांद्रता पर छात्रों, यहाँ पर लिख सकते हो 0. इस सांद्रता की, यही वाला 0.02 मोल प्रति लीटर KCl की चालकता, ये लिख सकता हूँ इसे 0.02 मोल प्रति लीटर KCl की चालकता इतनी हो गई। तो ये तुम्हारी चालकता निकल आई। अब हमको क्या निकालना है छात्रों, मोलर चालकता, इसी विलयन की मोलर चालकता, मोलर चालकता। अब मोलर चालकता का सूत्र छात्रों क्या होता है, इसे कर देते हैं, चालकता बटे सांद्रता C। ठीक छात्रों, तो ये सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में। तो चालकता को कप्पा से इंडिकेट किया जाता है, हम मान यहाँ डाल लेंगे। चालकता कितना दिया हुआ है तुम्हारे छात्रों, यहाँ चालकता का मान दिया हुआ है तुम्हारा, ये निकल आई, देखो यहाँ पर 0.248 बटे सांद्रता, ध्यान दीजिए ये मोल प्रति लीटर में है, लेकिन सांद्रता क्योंकि यहाँ मान प्रति मीटर में है, तो हम इसको मोल प्रति लीटर को मोल प्रति मीटर से मीटर क्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पर छात्रों एक चीज़ कर सकते हैं, 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0.02 मोल प्रति लीटर बराबर क्या हो जाएगा, KCl विलयन की सांद्रता, विलयन की मोलर सांद्रता ऐसे लिख सकते हैं, सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से गुणा हो जाएगी 0.002, तो ये हो जाएगा 20 मोल प्रति मीटर क्यूब। क्योंकि छात्रों ऐसा होता है कि लीटर को अगर आप मीटर प्रति क्यूब में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से गुणा कर दीजिए तो वो मीटर प्रति क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि सेंटीमीटर के में 1000 सेंटीमीटर होता है 1 लीटर में, और सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 6 के यानी 100 से डिवाइड कर दिया जाता है 3, तो 10 की पावर 6 इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, तो ये 1000 ऊपर ओवर चला जाता है, तो यही यहाँ पर आ जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया यानी मीटर क्यूब में सांद्रता। अब इस सांद्रता को छात्रों हम यहाँ पर डालेंगे, ये वाली लाइन छात्रों यहाँ पर आप पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके छात्रों, इस वाली लाइन को आप पहले यहाँ लिख लीजिएगा तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तब यहाँ पर हम इसको डाल देंगे 20 जब डाल देंगे तब क्या मान आ जाएगा, उसके पश्चात हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, ये वाली लाइन को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख जाइएगा। तब जब आप लिखोगे तो मोलर चालकता को क्या कहते हैं, कैपिटल लैम्डा M बराबर, तो इसको आप भाग दे दीजिए। तो आप जब भाग दे दोगे तो इसका मान आ जाएगा, भाग दे दोगे तो उसका मान हो जाएगा 1.24 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा सीमेन, यानी ऐसे इस तरीके लिख सकते हैं सीमेन
प्रति मीटर क्यूब, हाँ मीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि मीटर कट जाएगा, और प्रति मोल यानी मोल। तो ये इतनी सांद्रता मोलर चालकता तुम्हारी हो जाएगी छात्रों 1.24 गुणा 10 की पावर -10 सीमेन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू मोल। ठीक छात्रों, तो ये तुम्हारी सांद्रता हो जाएगी। निश्चित तौर पर इस तरह के सवाल आते हैं, इनको अच्छे से लगा के जाइएगा छात्रों, और हो सकता है ये सवाल फिर से रिपीट हो जाए, तो ऐसे ही सवाल आएंगे। ऐसे सेल भी आ सकता है, हो सकता है सेल स्थिरांक आपको दिया होगा, कहीं में हमने देखा है सेल स्थिरांक दिया होता है, तो उसके माध्यम से आप चालकता, सेल स्थिरांक दिया होगा तो चालकता या प्रतिरोध निकालना होगा, तो आराम से आप इस सेल का, इस प्रयोग का, सूत्र का प्रयोग करके आराम से अच्छे से आप निकाल लेंगे छात्रों। तो इस प्रकार के सवाल को जरूर लगा के ये ध्यान रखिए, हो सकता है मे भी यही आ जाए, तो आप तैयार करके चाहिए। सभी सवाल इस तरीके से तैयार करके आप जाएंगे छात्रों। और ध्यान रखिए, जितने मैं सवाल लगा रहा हूँ इनको ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा छात्रों। हो सकता है मैं इसके पहले भी लेक्चर्स दे चुका हूँ, उनके भी वीडियो आपको लिंक में दे दूंगा छात्रों, जो न्यूमेरिकल से संबंधित हैं। मैंने ठोस अवस्था के, विलयन के भी बताए हैं, और आगे अभी हम केमिकल काइनेटिक्स के भी बताएंगे, तो उनको सबको आप तैयार करके जाएंगे छात्रों। ठीक, तो चलिए हम इसको अब मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक छात्रों, वो संभावना किस तरह की, वो कोलराउस के नियम से संबंधित है, कोलराउस के नियम से भी सवाल आते हैं छात्रों, तो वो भी आपको लगा के जाना है। चलिए इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। हाँ छात्रों, अब चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ये कोलराउस के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल है छात्र, बहुत इंपॉर्टेंट छात्रों है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स अक्सर आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। कोलराउस का नियम क्या होता है, किसी भी अनंत तन्यता पर विलयन की, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, अनंत तन्यता पर विलयन की मोलर चालकताएं, उसमें उपस्थित समस्त आयनों की मोलर चालकताओं का योग होती है, या तुल्यांकी चालकताएं तो उसमें उपस्थित समस्त आयनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग के बराबर होती है। ये कोलराउस का नियम होता है। इस नियम के एप्लीकेशन के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे मैं एक दे रहा हूँ और इसे तैयार करके जाइएगा छात्रों, हो सकता है मे भी आ जाए। ठीक, जैसे NaCl, HCl, CH3, CONH के लिए अनंत तन्यता पर मोलर चालकताएं, यानी कैपिटल लेमडा m नॉट, बुकों में लेमडा m इन्फिनाइट के नाम से भी कहीं कहीं लिखा गया है, और अनंत तन्यता को सीमांत चालकता, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं छात्रों। हो सकता है यहाँ पर सीमांत चालकता लिखा हो। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्रमशः 126.4, 425.9, 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो CH3COH के लिए कैपिटल डेल्टा m नॉट की गणना, यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता हमको CH3COH की निकालनी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार लिखेंगे। यहाँ छात्रों ही करेंगे, सिर्फ हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, इसको उठाते हैं, थोड़ा दूसरा पेन लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें देखिए सबकी मोलर चालकताएं हम लिख लेंगे यहाँ पर छात्रों। NaCl नॉट का मान दिया हुआ है, कितना है 126.4 SCm स्क्वायर मोल -1। इसी प्रकार MHCl लेमडा, इसका मान दिया हुआ है 425.9 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल 1, और तुम्हारा दिया हुआ है M नॉट CH3COONA, और इसका मान दिया हुआ है 91.0 S सेंटीमीटर मोल -1। ये दिए हुए छात्रों। अब हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, अर्थात हमको निकालना जो है उसको हम थोड़ा दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। हमको निकालना छात्रों है MCH3COOH नॉट। इसका मतलब है ये क्या होना चाहिए, इसका अर्थ ये हो जाता है छात्रों, इसको हम अगर तोड़ देंगे तो ये स्मॉल लेमडा हो जाएगा, स्मॉल लेमडा M मोलर चालकता किसकी, CH3COO माइनस आयन की, प्लस
मोलर क्षमता लेमडा, और ये किसकी हो जाएगी, एच आयन की। अर्थात हमें ये वैल्यू प्राप्त करनी है छात्रों। ओवरऑल समीकरण से ये वैल्यू मतलब है इस वैल्यू को निकाल लें तो हमको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही कोलराउस का नियम है, जैसे इसकी चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं का योग के बराबर होती है, ये कोलराउस का नियम है। हमको ये निकालना है, अर्थात ओवरऑल हम इस फार्मूले से ये मान निकाल लें तो ये अपने आप निकल आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। अब इन सब चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करते हैं छात्रों। इसका मतलब है कोलराउस के नियम से लिखते हैं नीचे, कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से, कोलराउस का नियम क्या है, जैसे ऊपर वाले को हम तोड़ लेते हैं पहले, NaCl, ये हो जाएगा स्मॉल लेमडा m Na प्लस नॉट प्लस लेमडा m Cl माइनस नॉट। इसी प्रकार यह नीचे वाला आ जाएगा, m नॉट HCl बराबर लेमडा m H आयन प्लस स्मॉल लेमडा m 0 ब्रैकेट में Cl माइनस। अभी इनको समीकरण में कर देंगे छात्रों। इसी प्रकार आ जाएगा लेमडा m CH3COONA, इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्मॉल लेमडा m CH3COO माइनस नॉट प्लस लेमडा m Na प्लस नॉट। छात्रों ये हम समीकरण, इनको ये प्रथम समीकरण रख लेते हैं, इसे समीकरण सेकेंड मान लेते हैं और इसे समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक छात्रों, हम इसे समीकरण तौर पर अब जरा दिमाग लगाइए कि हम क्या करें कि हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाए इन समीकरणों को। तो इसका मतलब है, देखिए हमको क्या करना है, CH3COH और H वाला मानना है। तो देखिए इसमें CH3CO माइनस है और इसमें H प्लस है, तो ये दोनों जोड़ लें और ये वाली घटा देंगे तो इसमें Na और Cl कट जाएगा। तो अर्थात समीकरण नीचे, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड को जोड़ करके उसमें फर्स्ट वाली को घटाने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमको इसकी सांद्रता, मोलर चालकता हमको प्राप्त हो जाएगी छात्रों। तो चलिए हम इसके नीचे लिखते हैं, फिर इधर लिख लेंगे समीकरण सेकेंड व थर्ड को जोड़कर उसमें से जोड़कर से समीकरण फर्स्ट घटाने पर। ठीक छात्रों, समझ में क्या, समीकरण सेकेंड व थर्ड को जोड़कर उसमें से समीकरण फर्स्ट को घटा दीजिए, तब आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और यही हमको निकालनी भी थी। तो चलिए छात्रों घटाते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं। कैसे क्या करना है, इसको हम इस साइड में लेके आते हैं छात्रों, थोड़ा इसको यहाँ पर रखते हैं और इसके पश्चात हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, हम पहले इसको जोड़ते हैं सेकेंड और उसको, और उसके पश्चात वो घटाते हैं। तो ये हो जाएगा यानी लेमडा m CH3COONA नॉट प्लस लेमडा कैपिटल लेमडा नॉट m HCl माइनस फर्स्ट वाले घटाने पर ये लेमडा m NaCl बराबर
इसी के बराबर में जाएगा ये छात्रों, इसी के बराबर में जब कौन कौन चीज़ हो जाएगी, इनको जरा देखिए, इस ये सभी वैल्यू लाइए, ये दोनों सब जोड़िए तो क्या हो जाएगा, लेमडा एम CH3COO माइनस नॉट प्लस स्मॉल में जाएगा, ये स्मॉल इधर वाले लेमडे स्मॉल लेमडे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेमडे MHIN प्लस NaIN प्लस लेमडा, ये HIN हो जाएगा नॉट, ये सभी नॉट में रहेंगे प्लस Cl माइनस नॉट, अब ये माइनस में घट जाएंगे, माइनस इसके वैल्यू माइनस में घट जाएगी तो ये हो जाएगा लेमडा M Na प्लस माइनस लेमडा M Cl माइनस नॉट। तो देखिए छात्रों, ये M सोडियम वाला ये इसके साथ कट जाएगा और ये Cl वाला ये इसके साथ कट जाएगा, तो ओवरऑल तुमको प्राप्त क्या हो जाएगा, ओवरऑल आप देख ही लीजिए, यहाँ पर हम इसको फिर से समीकरण को ऊपर से उतार ले रहे हैं, इसी को देखिए, यहाँ जब काट लोगे तो ये आ जाएगी समीकरण लेमडा M CCH3, देखिए थोड़ा यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो जाइए छात्रों, CCH3COONA माइनस लेमडा MHCl प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा माइनस लेमडा M नॉट NaCl बराबर क्या बराबर आ रहा है, ये देखिए इतना आ जा रहा है, इसके बराबर आ जा रहा है लेमडा स्मॉल लेमडा नॉट M CH3COO माइनस प्लस ये स्मॉल लेमडा MH प्लस नॉट, ये वैल्यू आ रही छात्रों, ठीक है। यहाँ थोड़ा इसको चाहें यहाँ से मोड़ लीजिएगा, इसको यहाँ से ले जाइए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको हम इधर रख लेते हैं। अब ये उपरोक्त मान सब इसमें डाल दीजिए, वहाँ से सभी छात्रों ये मान इसमें डाल दीजिए, तो डालिए यहाँ से मान, C3 का मान कितना है 91 प्लस ये क्या मान है HCl का 425.9, फिर ये मान कितना है NaCl का घट जाएगा 126.4 बराबर, ये मान किसका हो जाएगा, ये मान तुमको मैंने बताया था कि ये मान इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा ये है लेमडा M नॉट CCH3COOH, ये हो गया। अब इसमें आराम से जोड़कर घटा लीजिए छात्रों, तो इसको जोड़ लीजिए पहले, हो जाए इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 516 माइनस 9 माइनस 126.4 बराबर AmCH3COOH, और इसको कर लोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा छात्रों 390.5 लेमडा MCCH इन्फिनाइट। अतः ये छात्रों आंसर निकल आया, इस आंसर को हम गोल सर्कल में कर लेंगे। अब इसका यहाँ पर हमको लिखना है, इसकी क्या यूनिट लिखनी है, तो ये लिख सकते हैं नीचे, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, अतः दूसरे पेन से लिख दें, अतः CH3COOH की डेल्टा कैपिटल डेल्टा M 3 की कैपिटल डेल्टा M बराबर
390.5 ये मोलर चालकता है। और मोलर चालकता का जो होता है वो सीमन सेंटीमीटर क्यूब प्रति मोल लिखा है ना, वो देखो वहाँ पर मोल इनवर्स। तो ये तुम्हारा इतना छात्रों हो गया 390.5 सेंट। ये तुम्हारी अनंत तन्यता पर यानी अनंत इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पर तुम्हारी CH3COH की चालकता है। तुमको कठिन तो नहीं लग रहा चाहिए छात्रों, हमने कोशिश की इसे सरल तरीके से समझाने के लिए। फिर आप अपने आप दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा कि हमें ये मान कैसे निकालना है। तो इस तरीके से समीकरण बना करके आप घटा करके जो मान निकाल लोगे वो आपका आंसर हो जाएगा छात्रों। ठीक, तो ये तो बराबर के परिप्रेक्ष्य में था यहाँ पर, इस जब घटा दोगे तो यही वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक छात्रों, और आराम से आप अच्छे से निकाल लोगे। ये इसका मान होता है इसके बराबर CH3COH के जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा छात्रों। कैसा लगा हमारे पढ़ाने का ढंग, आपको पसंद आ रहा तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए छात्रों। अब आपको मिलेंगे छात्रों रसायन बलगतिकी के न्यूमेरिकल से लेकर के। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद, शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं की।